अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना प्लांट फिजियोलॉजी का लेक्चर नंबर 20। ये पैन 8 में लिखा हुआ है इट्स फिजियोलॉजी। ओके, इसमें हम आज पढ़ेंगे सीड डोरमेंसी। ठीक है, सीड डोरमेंसी क्या होती है? फिजियोलॉजिकल इनएबिलिटी ऑफ अ सीड टू जर्मिनेट इवन अंडर फेवरेबल कंडीशंस। के कंडीशन फेवरेबल है लेकिन फिर भी सीड जर्मिनेट नहीं कर रहा, तो इसे हम क्या कहते हैं? सीड डोरमेंसी। के सीड क्या हो गया? डोरमेंट हो गया, जर्मिनेट नहीं कर रहा। फिजियोलॉजिकल इनएबिलिटी ऑफ अ सीड टू जर्मिनेट इवन अंडर फेवरेबल कंडीशन। ये कंडीशन भी फेवरेबल है लेकिन सीड जर्मिनेट नहीं कर रहा, उसे हम क्या बोलते हैं? सीड डोरमेंसी। सबसे पहले हम देखते हैं इसके कॉजेज़ ऑफ सीड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी के कॉजेज़ क्या होते हैं? सबसे पहले है हार्ड सीड कोट। कुछ जो प्लांट्स हैं जैसे फैमिली लिग्यूमिनेसी और मालवेसी से जो बिलोंग करते हैं प्लांट्स, उनकी जो सीड कोट होती है वो इतनी हार्ड होती है कि उसके अंदर से वाटर एंटर नहीं कर सकता। सेकंड नंबर पे गैशियस एक्सचेंज नहीं हो सकती, और थर्ड नंबर पे मैकेनिकल रेजिस्टेंस होती है जिसकी वजह से जो सीड्स हैं वो जर्मिनेट नहीं कर सकते। ठीक है, सबसे पहले कॉज क्या हो सकती है? हार्ड सीड कोट। हार्ड सीड कोट क्या होते हैं कि कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जैसे फैमिली मालवेसी और लिग्यूमिनेसी के प्लांट्स हैं जिनकी सीड कोट इतनी हार्ड होती है कि वो रप्चर नहीं करती। ठीक है, और उसमें जो एम्ब्रियो कोलिपोटाइल है वो बाहर नहीं आता। वो रप्चर क्यों नहीं करती? कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल वो तो वाटर एब्जॉर्ब नहीं करती। वाटर एब्जॉर्ब नहीं करेगी तो सॉफ्ट नहीं होगी, सॉफ्ट नहीं होगी तो एम्ब्रियो बाहर नहीं आएगा। दूसरी बात, गैशियस एक्सचेंज को रोक देती है। गैशियस एक्सचेंज को रोक देगी तो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ रुक जाएंगी। कॉजेज़ ऑफ मैकेनिकल रेजिस्टेंस, और वो मैकेनिकल रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड करती है, मतलब उसे और हार्ड करके रखती है जिसकी वजह से सीड जर्मिनेट नहीं कर सकता। उसके बाद है इमेच्योर एम्ब्रियो। इमेच्योर एम्ब्रियो क्या होता है कि जब सीड शेड करता है ना, किसी भी प्लांट से सीड जो शेड करता है, गिर जाता है, उससे उतर जाता है, उससे पहले वो मेच्योर हो चुका होता है। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि उनके अंदर वो मेच्योर नहीं हो सकता, फेल टू मेच्योर, कि मेच्योर होने में फेल हो जाता है। और जब वो शेड करता है, शेड करने के बाद जब वो जर्मिनेट करता है तो वो जर्मिनेट नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे फ्रैक्जिन और एनिमोन, ये एग्जांपल है प्लांट्स कि इनके जो सीड्स हैं वो मोस्टली क्या हो जाते हैं कि गिरने से पहले ही वो डेवलप नहीं होते एम्ब्रियो उनका, जिसकी वजह से जब वो जर्मिनेट नहीं कर सकते। लाइट सेंसिटिव सीड्स के होते हैं? लाइट सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें दो एग्जांपल हैं, पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक और नेगेटिव फोटोब्लास्टिक। पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक क्या होता है कि जो सीड्स होते हैं अगर आप उन्हें डार्क में रखेंगे, अंधेरे में, तो वो जर्मिनेट नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें जर्मिनेट करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? लाइट की। ऐसे सीड को हम पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक सीड्स कहते हैं। इसकी एग्जांपल है लेटस। ठीक है, जो सैलड होता है, लेटस। और नेगेटिव फोटोब्लास्टिक क्या होता है कि अगर आप इन्हें लाइट में रखेंगे तो ये जर्मिनेट नहीं कर सकते, सो यू हैव टू पुट दैट सीड्स इन लाइट, सॉरी डार्क। ठीक है, सो आपको इन सीड्स को क्या रखना होता है? डार्क में रखना होता है। इसकी एग्जांपल क्या है? फ्लॉक्स है। इसके बाद है चिलिंग रिक्वायरमेंट। चिलिंग रिक्वायरमेंट है कि कुछ सीड्स को क्या चाहिए होता है? ठंडा टेम्परेचर चाहिए होता है, लो टेम्परेचर चाहिए होता है। ठीक है, जैसे वॉलनट्स हैं, एप्पल है, पाइनस है, ये टेम्परेट ट्रीज़ हैं। ठीक है, टेम्परेट रीजन के ट्रीज़ हैं, तो इन्हें जर्मिनेट करने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए होता है? 1 से 5 डिग्री, बहुत लो टेम्परेचर चाहिए होता है। जब इन्हें ये टेम्परेचर नहीं मिलता तो ये जर्मिनेट नहीं कर सकते। ये भी डोरमेंसी की रीज़न बनती है। फिर हमें उन्हें आर्टिफिशियल चिलिंग प्रोवाइड करनी पड़ती है ताकि वो क्या कर सकें? जर्मिनेट कर सकें। ग्रोथ इनहिबिटरी केमिकल्स, कुछ ग्रोथ इनहिबिटरी केमिकल्स भी होते हैं जैसे फिनोलिक कंपाउंड्स में फेरुलिक एसिड, पैरासॉर्बिक एसिड और कॉमरिन। ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि क्या जर्मिनेशन को स्टॉप कर देते हैं। ऐसे केमिकल्स होते हैं सीड्स के अंदर जो जर्मिनेशन को स्टॉप कर देते हैं। क्लियर? अब हम देखते हैं कि ये सारी डोरमेंसी तो हमारे पास आ गई। ठीक है, कॉजेज़ भी उसके हमारे पास आ गए। हार्ड सीड कोट हो गया, अंडर डेवलपमेंट वो हो गया, उसके बाद अंडर डेवलप वो हो गया, एम्ब्रियो हो गया, लाइट सेंसिटिव सीड्स हो गए।
इसके बाद हमारे पास चिलिंग रिक्वायरमेंट है आगे, ग्रोथ इनहिबिटरी केमिकल्स आगे। अब हम मेथड देखते हैं कि हम इस जो डोरमेंसी है इसको हम ख़त्म कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो मेथड में सबसे पहले रिमूविंग सीड कोट, कि हम क्या करें, सीड कोट रिमूव कर दें। जो हार्ड सीड कोट वाले इशू है उसमें हम क्या कर दें, सीड कोट को रिमूव कर दें। सीड कोट को रिमूव कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले है स्कैरिफिकेशन, कि हम उसे बड़े लेवल पे करते हैं ना, तो बड़े सारे वो होते हैं, कंटेनर्स होते हैं, उनमें डाल के ना उनको शेक करते हैं, इसकी वजह से उनकी रबिंग हो जाती है। रबिंग होके कहीं कहीं से उनका पूरा सीड कोट रिमूव नहीं कर सकते हम, पूरा सीड कोट रिमूव करेंगे तो वो एम्ब्रियो जो है ना वो रप्चर हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, उन्हें बड़े से कंटेनर में डाल के हिलाते हैं, जिसकी वजह से उनके सीड सॉफ्ट हो जाते हैं और उन्हें हम जो है ना वो फिर सो कर देते हैं। अक्सर जो ये वाली प्रैक्टिस है ना, ये गांव वाली साइड में जब किसान कुछ बीज लगाते हैं ना, तो हार्ड बीज होते हैं, तो वो बोरियों में डाल के ना उसे ज़रा पटकते हैं इधर उधर दाएं बाएं, ताकि वो सीड क्या हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। फिर जब उन्हें जर्मिनेट करते हैं तो ईज़िली सीड कोट क्या होती है, रिमूव हो जाती है। सेकंड क्या करते हैं कि कुछ देर के लिए इसको स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में डिप करके रखते हैं, जिसकी वजह से भी सीड कोट क्या हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। सेकंड, अगर बहुत देर इसे ज़मीन के अंदर दबा कर रखें तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी भी क्या कर देती है, सीड कोट को सॉफ्ट कर देती है, जिसकी वजह से फिर जर्मिनेशन आसान हो जाती है। उसके बाद है मेथड ऑफ ब्रेकिंग डोरमेंसी बाय लाइट, कि जो लाइट सेंसिटिव हैं उनको हम कैसे कर सकते हैं, जर्मिनेट कैसे करा सकते हैं। वाइट लाइट, जो डार्क में सीड पड़े हुए हैं उनके ऊपर हम वाइट लाइट डालते हैं। वाइट लाइट डालने से पहले हम उन्हें थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, क्योंकि इम्बिबिशन मतलब सीड का वेट होना बहुत ज़रूरी है। 40 to 50% सीड जो है ना वो मॉइस्ट होना चाहिए, फिर उसके ऊपर वाइट लाइट इफेक्ट करेगी, वरना नहीं करेगी। उसके बाद रेड और फॉरवर्ड लाइट, कुछ सीड्स को रेड या फॉरवर्ड लाइट ऑफ 660 माइक्रोमीटर प्रोवाइड करते हैं, जो इफेक्टिव होती है जर्मिनेशन के लिए। उसके बाद है रोल ऑफ फाइटोक्रोम। फाइटोक्रोम एक पिगमेंट है, ठीक है। हमने पहले बात की ना रेड लाइट और फार रेड लाइट की, कि वो 660 वेवलेंथ की होगी, तो उसके बाद वो एब्जॉर्ब करेगा सीड, तो जर्मिनेट कर जाएगा। अब वो लाइट एब्जॉर्ब कौन करता है, सीड के अंदर एक पिगमेंट होता है फाइटोक्रोम। ये फाइटोक्रोम पिगमेंट हेल्प करता है रेड लाइट और फार रेड लाइट को एब्जॉर्ब करने में। उसके बाद प्लांट हार्मोन्स, जिब्रेलिक एसिड, काइनेट एंड डार्क, ये जो हैं ये भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं डार्कनेस के अंदर प्लांट्स को जर्मिनेट करने में, ठीक है। जो प्लांट डार्क में पड़े हुए हैं उनके अंदर ये वाले केमिकल्स होंगे तो ये इजीली जर्मिनेट कर सकते हैं। लो टेम्परेचर, जब हमने कहा कि वॉलनट्स, एप्पल वगैरह लो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, जब उनको नहीं मिलता तो हम आर्टिफिशियली प्रोवाइड करते हैं। तो उस आर्टिफिशियली चिलिंग टेम्परेचर को प्रोवाइड करने को हम स्टार्टिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टार्टिफिकेशन। स्टार्टिफिकेशन के लिए भी क्या रिक्वायर्ड होता है, मॉइस्चर रिक्वायर्ड होता है। जब हम ऐसे सीड्स को स्टार्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं, मतलब लो टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, तो जो एब्सिसिक एसिड होता है, एब्सिसिक एसिड क्या है, एक ग्रोथ इनहिबिटर है, जो ग्रोथ को रोकने वाला केमिकल है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड ख़त्म हो जाता है और जिब्रेलिक एसिड अपीयर हो जाता है। जिब्रेलिक एसिड ग्रोथ हार्मोन है, ठीक है, और एब्सिसिक एसिड क्या है, इनहिबिटरी हार्मोन है। तो ABA ख़त्म हो जाएगा, इनहिबिटरी हार्मोन, और जो ग्रोथ हार्मोन जिब्रेलिक एसिड वो अपीयर हो जाएगा, तो सीड क्या कर जाएगा, जर्मिनेट कर जाएगा। उसके बाद ग्रोथ हार्मोन, कौन से ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं जो प्रमोट करते हैं ग्रोथ को, पोटेशियम नाइट्रेट है, थियोयूरिया है, इथाइलिन, क्लोरहाइड्रिन है, जिब्रेलिक एसिड है, साइटोकाइनिन और इथाइलिन। जब भी कोई सीड जर्मिनेट नहीं कर रहा होता तो हम इसको अप्लाई करते हैं सीड के ऊपर, आर्टिफिशियल एप्लीकेशन प्रोवाइड करते हैं सीड्स को इन केमिकल्स की, जिसकी वजह से फिर वो सीड क्या कर देते हैं, जर्मिनेट कर देते हैं, उनकी डोरमेंसी ब्रेक हो जाती है। क्लियर। इसके बाद हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन। जर्मिनेशन की दो टाइप्स होती हैं, एपीजियल जर्मिनेशन और हाइपोजियल जर्मिनेशन। एपीजियल जर्मिनेशन में क्या होता है कि हाइपोकोटाइल एलोंगेट कर जाता है रैपिडली, ठीक है। हाइपोकोटाइल क्या करेगा, एलोंगेट करेगा रैपिडली और पुल कर लेगा कॉटिलेडन्स को अबव द ग्राउंड। जैसे कुछ प्लांट्स, कुछ सीड्स को अगर आपने इंकाउंटर किया हो जर्मिनेट करते हुए, तो आप देखेंगे जो उसका पुराना सीड होता है ना, वो भी उसके साथ ही ऊपर आ रहा होता है। 2 लीव्स ऊपर निकले होते हैं ग्रीन कलर के, और उसके नीचे ही ब्राउन से कलर के पुराना सीड या पुराने लीव्स अटैच होते हैं, ठीक है। वो एपीजियल जर्मिनेशन होती है कि हाइपोकोटाइल इतनी तेज़ मूव करता है कि साथ ही जो वो नीचे वाला पोर्शन होता है हमारा पुलिंग कॉटिलेडन जो होता है उसको भी साथ ही ऊपर ले आता है।
उसको हम क्या कहते हैं, एपीजियल जर्मिनेशन। इसकी एग्जांपल है कैस्टर, सनफ्लावर, पंपकिन, कॉमन बीन्स। ठीक है, ये इधर। उसके अलावा है हाइपोजियल जर्मिनेशन। हाइपोजियल जर्मिनेशन में क्या होता है कि एपिकोटाइल अलोंग करता है, इसमें हाइपोकोटाइल अलोंग किया था, और हाइपोजियल में एपिकोटाइल एलोंगेट करेगा। एपिकोटाइल एलोंगेट करेगा तो कोटिलेडन्स को ऊपर नहीं लेके आएगा, बल्कि कोटिलेडन क्या रहेंगे, बिलो द ग्राउंड। ठीक है, बिलो द ग्राउंड रहेंगे। इसकी एग्जांपल क्या है, पी और ग्राम्स। हाइपोकोटाइल में एपीजियल में हाइपोकोटाइल एलोंगेट करेगा और हाइपोजियल में एपिकोटाइल एलोंगेट करेगा। एपीजियल में कोटिलेडन अबव द ग्राउंड आ जाएगा, हाइपोजियल में अबव द ग्राउंड नहीं आएगा। क्लियर? ओके जी। इसके अलावा हम पढ़ते हैं फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के सीड जर्मिनेशन जब हो रही होती है तो तब सीड के अंदर कौन कौन से चेंजेस आती हैं, सीड के अंदर कौन से फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, इम्बिबिशन होती है। इम्बिबिशन का मतलब होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। जब भी हम सीड को सो करते हैं तो हम पानी के अंदर सो करते हैं ना, या सीड को लगा के ऊपर से पानी दे देंगे, या पहले ही पानी वाली चीज़ के अंदर हम उसको लगाते हैं। डिफरेंट सीड्स की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, लेकिन उनका मकसद इम्बिबिशन होता है, पानी प्रोवाइड करना होता है ताकि सीड हाइड्रेटेड हो जाए, गीले हो जाए। उसके बाद क्या होता है, एक्टिवेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म हो जाता है। जब इम्बाइब हो जाते हैं तो उनका मेटाबॉलिज्म क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, सीड एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो रिस्पायर करते हैं। रिस्पायर करने का मतलब होता है गैसेस एक्सचेंज होती है, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस होती है, जो उनके अंदर फूड प्रेजेंट है वो टूटना शुरू कर देती है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो जाता है। प्रोटीन डाइजेशन ऑफ स्टोर्ड फूड, एंडोस्पर्म होता है ना, स्टोर्ड फूड होता है एंडोस्पर्म, तो उसकी डाइजेशन शुरू हो जाती है। स्टार्च जो है वो किस में टूटना शुरू हो जाती है, शुगर में टूटना शुरू हो जाती है। फिर वो ट्रांसलोकेट करती है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के पास जाती है, एंडोस्पर्म से काम मूव करती है एम्ब्रियो के पास, और फिर एम्ब्रियो उनको क्या करता है, यूज़ करता है शुगर को, और ग्रो करना शुरू कर देता है। इसके बाद है इफेक्ट ऑफ लाइट। प्रॉपर लाइटनिंग भी रिक्वायर्ड होती है जर्मिनेशन के लिए। एक टर्म है इटियोलेशन, अगर आपने पहले याद हो या पढ़ी हो इटियोलेशन। उसमें क्या होता है कि अगर आप प्रॉपर लाइट प्रोवाइड नहीं करते ना, मतलब आपके प्लांट जो है वो डार्क में रह जाते हैं, तो उनकी स्टेम एक्स्ट्रा एलोंगेट कर जाती है, बहुत लंबी उनकी स्टेम हो जाती है, और उस टॉप पे जाकर 2 पत्ते लगे हुए होते हैं। इसको हम इटियोलेशन कहते हैं। और इटियोलेशन जब प्लांट पे हो जाती है तो प्लांट फिर फर्दर सही से ग्रो नहीं कर सकता। जब मैं रिसर्च कर रही थी तो मेरा सबसे पहले जो रिसर्च ख़राब हुई थी वो इटियोलेशन की वजह से हुई थी, कि मैंने जो अपनी प्लग ट्रेस थी जिनके अंदर मैंने प्लांट्स लगाए हुए थे, वो मैंने ग्लास हाउस के अंदर रखे हुए थे, और वो इस जगह पर रखे हुए थे कि उसको प्रॉपर लाइट नहीं मिल रही, जिसकी वजह से मेरे जो प्लांट्स उनकी इटियोलेशन हो गई थी, इतनी लंबी लंबी स्टेम हो गई थी उनकी, ज़्यादा एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेम हो गई थी। तो इसलिए जर्मिनेशन के लिए प्रॉपर लाइटनिंग की भी रिक्वायरमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। ग्रोथ रेगुलेटर्स जो है वो भी बहुत नेसेसरी होते हैं, जैसे ऑक्सीजन, जिब्रालेंस, ये नेसेसरी हैं उसके लिए प्रॉपर टाइम पे। जब ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होने चाहिए, जब जिब्रालेंस की ज़रूरत है तो जिब्रालेंस प्रोड्यूस होने चाहिए, ताकि अच्छी तरह से प्लांट क्या कर सके, ग्रो कर सके। उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोनिक एक्सेस इनटू सीडलिंग। अब एम्ब्रियो तो बन गया, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट भी स्टार्ट हो गई। अब उसका एम्ब्रियो ने किस में चेंज होना है, सीडलिंग में। सीडलिंग जो छोटा पहला प्लांट निकलता है उसको हम सीडलिंग बोलते हैं। एम्ब्रियो क्या करेगा, इन सब चीज़ों के बाद, इम्बिबिशन के बाद, लाइट के बाद, उसको सारा फूड मिल गई, शुगर मिल गई, अब उसने क्या करना है, एम्ब्रियो को किस में डेवलप कर देना है, सीडलिंग में। तो ये सारे प्रोसेस हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं जो कब होती हैं, ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। क्लियर? ओके, तो थैंक यू।